नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अभी हाल में ही अ, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से, जिसके अंदर उन्हीं ने कहा है कि जंग तब तक चलेगी जब तक कि उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे नहीं होंगे। यानी पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि डीनाज़िफ़िकेशन, यानी जो नाज़ियों के हाथ में सत्ता है और जिनका वर्चस्व है वहाँ पे, उनको जब तक के ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक वॉर चलती रहेगी। दूसरी बात उन्हीं ने ये भी कही है कि वो चाहते हैं कि डीमिलिटराइज़ेशन, यानी जो यूक्रेन होगा, आने वाले समय में वो डीमिलिटराइज़ होगा। अब कैसे होगा ये अलग बात है, संधि होगी इनसे भी, यूरोप से भी, या क्या होगा? इससे एक मतलब ये भी है कि वो नहीं चाहते कि यूरोप नाटो का अड्डा बने, नाटो को जॉइन करे। हालाँकि यूरोप के बहुत से देशों ने भी इस बात पे आपत्ति जाहिर की है कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, मगर यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप की बात शुरू हो चुकी है, वो वहाँ पे चाहते हैं। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि न्यूट्रल स्टेटस होगा, यानी डिमिलिटराइज़ होगा और न्यूट्रल स्टेटस होगा, ना तो यूरोप की तरफ झुकेगा, ना कहीं बीच में न्यूट्रल होगा। जैसे कि बहुत से देश हैं, कुछ देश हैं पूरी दुनिया में, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे लोग हैं। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन को जॉइन कर रहा है, तो वो स्टेटस नहीं रहेगा। एक नया उन्होंने कहा। ये बात मैं समझता हूँ इसलिए ऐड कर दी गई है क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जॉइन करने का स्टेटस का जो प्रोसेस है, वो शुरू हो चुका है। तो यही एक तरीका है उसको रोकने का कि एक डिमांड और लगा। दूसरी बात ये भी है कि उनके पास उनको जो है रशिया को काफ़ी सपोर्ट हासिल है मुल्क के अंदर और ज़्यादा अपोज़िशन नहीं नज़र आता। गौरतलब बात ये है कि रशिया के अंदर नेशनलिज़्म बहुत डीप रूटेड है। रशियन नेशनलिज़्म, दे आर फर्स्ट। मानना ये है कि यूनिटी अकेला देश है और एक बड़ी पावर रहा है और उनको ये भी लगता है कि पुतिन दोबारा से रशिया को एक बड़ी पावर तो है ही, ख़ैर एक बहुत और शक्तिशाली और एक सुपर पावर की स्टेटस दिलाने में कामयाब हो सकती है। हालाँकि ये खतरा यूरोप के जो देश हैं उनका मानना ये है कि पुतिन प्रेज़िडेंट पुतिन की जो नीयत है वो वो यूक्रेन पे नहीं तक महदूद है, बल्कि वो आगे भी बढ़ जाएँगे अगर जंग हुआ तो वो और भी मुल्कों पे अटैक कर सकते हैं। इसलिए जंग चलती रहना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है कि दूसरा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है रशिया के अंदर वो है वहाँ का चर्च। चर्च का बहुत इन्फ्लुएंस है और ये ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वहाँ पे ये खुल के पुतिन के साथ रहता है। पुतिन को पहले से भी इसकी पूरी सपोर्ट थी। इसमें वहाँ भी काफ़ी नेशनलिज़्म नज़र आती है इस चर्च के अंदर। ये 2 एलिमेंट जो है पुतिन को होल्ड करे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। उनका मानना ये है कि जब से पुतिन आम जनता का मानना है कि जब से पुतिन सत्ता में आए हैं रशिया ने जो डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था सोवियत यूनियन, उसको दोबारा से रशिया को ख़ास तौर से एक बार स्ट्रेंथन किया, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव की और एक स्टेबिलिटी लेके आए हैं। ये अ, जनरल परसेप्शन है रशियंस के बारे में वहाँ पे। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि रशिया का अपर हैंड इस वॉर में नज़र आता है क्लियर कट। उसकी वजह ये है कि उन्हीं ने काफ़ी एरिया पे अपना कब्ज़ा कर रखा है और वो ये एरियाज़ बहुत ये जो एरिया जो उन्हीं ने अपना ऑक्युपाइड किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पहले तो क्राइमिया है जो कि 2014 में हो गया था और फिर लुहांस का भी एक पार्ट है। फिर उसके अलावा ये डोनेट्स्क रीजन, डोनेट्स्क का भी इनके कब्ज़े में है। ज़फरोज़िया एंड ख़ुरासान भी इनके काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो ये एक बड़ा एरिया कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और इन ये भी ज़ाहिर हो गया है तमाम सभी को लगता है कि यूक्रेन की सेना अब इसको लिबरेट नहीं कर पाएगी, उनसे निकाल नहीं पाएगी। कुछ टाइम टू टाइम ये ज़रूर होता है कि कभी ये आगे बढ़ जाते हैं और फिर ये
इनको पीछा हटना पड़ता है। रशिया कहता है कि मैं टैक्टिकल रिट्रीट है, वो ये कहते हैं कि ज़ेलेंस्की जो वहाँ के प्रेज़िडेंट हैं, उनका मानना ये है कि उनकी फ़ोर्सेस ने उन्हें पुश बैक कर दिया। बड़ी संख्या में दोनों तरफ से हत्याएँ भी हुई हैं। लगभग 6 लाख रशियन ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, बीबीसी के मुताबिक। वेस्टर्न मीडिया जो लिखता है, रशियन सोर्सेस से नहीं पता चल पाया ऐसे, जिसमें प्राइवेट मिलिशिया जो है वो काफ़ी बड़ा रोल उसने प्ले किया है वहाँ के ऊपर, जो रशिया की है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये भी कहते हैं, बीबीसी का मानना ये है कि 3 लाख के करीब रशियन मारे हैं। लेकिन लोगों का कहना ये है कि ये फिगर एग्ज़ैजरेटेड है, कहाँ तक कितना सही है ये पता चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि रशिया में उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जैसे कि भारत और यूरोप के अंदर है। तो खबरें उतनी ही आती हैं जितनी वो चाहेंगे, ख़ास तौर से वॉर के पीरियड में। और तो यूक्रेन की भी फिगर्स हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में उनकी भी हत्या हुई है। सही फिगर वहाँ से भी अवेलेबल नहीं। डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सिविलियंस का भी बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। क्योंकि ये जंग जो थे, वहाँ के ऊपर जो एक तो आर्मी लड़ रही थी, दूसरे कुछ मलेशिया ग्रुप्स थे जो नाज़ी हैं, वो लोग, रशियन का कहना ये है कि वो शहर के अंदर और जो शहरी ठिकाने हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, बस्तियों के अंदर घुस के वहाँ से लड़ रहे थे, तो इसलिए उनको बस्तियों में लड़ने से काफ़ी नुकसान पहुँचा है, बिल्डिंगों को और दूसरी चीज़ों को। ये स्थिति है इस वक़्त। इस स्थिति में रशियन की एक और एडवांटेज है कि जो पश्चिमी देशों ने, ख़ासतौर से अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उसका बहुत ज़्यादा असर उनके यहाँ नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि अगर सैंक्शन हट जाते तो वो और ज़्यादा तरक्की कर सकते थे। लेकिन ये है कि ये सैंक्शंस जो हैं, जितना उसके कई कारण हैं इफ़ेक्टिव ना होने के। एक तो अ, तेल की सप्लाई वहाँ से लगातार जारी है। बहुत से तेल, उन्हीं ने तेल की कीमत जो मार्केट प्राइस होती है उससे कम तेल पर तेल बेच रहे हैं, और बहुत से देश वहाँ से तेल खरीदते हैं। यही नहीं बल्कि कुछ तो अरब देश भी तेल खरीदते हैं। एक रिपोर्ट में तो ये भी आया कि सऊदी अरबिया, और उससे पहले ये भी था कि यूएई खरीद रहा था और फिर उसको यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे थे। जो कि बड़े तेल के व्यापारी हैं और सबसे बड़ा तेल के भंडार भी पाया जाता है सऊदी अरबिया, वो भी वहाँ से डीज़ल खरीदने की, इसकी कोई ऐसी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन ये है कि बहुत से देश भारत समेत देश है जिससे उनकी पास। दूसरी चीज़ ये भी है कि रशिया ने अपनी एक अच्छी छवि ग्लोबल उसमें बना ली थी। मुल्क, बहुत से देश जो थे, वो जो सैंक्शंस लगाया अमेरिका ने, उससे खुश नहीं नज़र आते। यही नहीं बल्कि कुछ तो ऐसे देश हैं जो अमेरिका के घनिष्ठ मित्र थे, उन्हीं ने भी रशिया को कंडेम नहीं किया। यही नहीं बल्कि उन्हीं ने रशिया के साथ, ख़ास तौर से सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा रोल है। सऊदी अरेबिया ने ना तो कंडेम किया, ना ही यूएई ने कंडेम किया है अभी तक। और साथ में ये भी है कि ये लोग, सऊदी अरेबिया जो है वो रशिया के साथ मिलके ओपेक के अंदर, जो कि तेल को तय करता है, तेल की प्राइस जहाँ से डिटरमिन्ड होती है, ये दोनों देश ओपेक प्लस में हैं, तो इसलिए रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन उनको ओपेक प्लस में जॉइन करता है, उनके साथ बैठता है, जॉइन करता है, और तेल की कीमत, तो इस समय जो तेल की कीमत है, वो ये 2 देश तय कर रहे हैं। ये दोनों देशों के पास बड़े भंडार हैं तेल के, और रशिया के पास गैस भी बहुत बड़ा है। तो ये चाहते हैं, ये कभी तेल की सप्लाई बढ़ा देते हैं तो दाम कम हो जाता है, जब ये लोग तेल की सप्लाई कट कर देते हैं तो तेल की कीमत कम ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं। हालाँकि पहले ये तेल की जो प्राइस थी, अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ तय करती थी, मार्केट के हिसाब से तय होता था। लेकिन ओपेक के बनने के बाद से ये ओपेक तय करने लगा। लेकिन ये था कि अमेरिकन्स टाइम टू टाइम रशिया की मदद, सऊदी अरेबिया की मदद से तेल अ, के को मैनेज कर लेते थे। बहरहाल ये एक अदर सब्जेक्ट है, कभी और इस पे बात करेंगे। तो तेल की वजह से, तेल की सप्लाई, फिर उसके अलावा ये है कि एक कारण और है, कहा जाता है कि ये जंग क्यों हो रही है। उस जंग का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रशिया को पूरी तरह से घेरने की बात करी जा रही है, एनसर्किलमेंट किया जा रहा है।
ये सही बात है कि बहुत से देश, उसके पड़ोसी देश, जब सोवियत यूनियन टूटा था, ये तय हुआ था कि ये देश में नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे, यानी नाटो का एक्सपेंशन इस तरफ नहीं होगा। लेकिन धीरे-धीरे अमेरिकन्स और यूरोपियंस ने बहुत से छोटे-छोटे देशों को नाटो के अंदर ले लिया, जो रशिया को ये डर लगने लगा कि अ, अब अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाएगा, तो अमेरिकन मिसाइल्स या नाटो के जो मिसाइल्स हैं वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे और रशिया की सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। और ये यूरोप का कहना ये है कि यूक्रेन जो है वो एक आज़ाद मुल्क है, उसको हक है नाटो ज्वाइन करने का या यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए, उसको पूरा हक हासिल है। लेकिन रशिया का कहना ये कि हमारी सिक्योरिटी बहुत डर आ जाएगी, और ये है कि अमेरिकन पॉलिसी भी यही है, यूरोप की भी यही पॉलिसी है कि रशिया का कंटेन करना, रशिया को रोकना। और यूरोप और अमेरिकन ये सोच भी रहे थे कि अगर जंग युद्ध होती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि रशिया ने उस पर अटैक किया, रशिया का कहना ये है, और कि उन्होंने अटैक किया। सब रशियन भी ये सोच रहे थे कि जंग ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी, मगर अमेरिकन और यूरोपियन के जो थिंक टैंक्स हैं उनका मानना ये था कि ये जंग कुछ हफ्तों की है, उसके बाद तो रशिया, पुतिन पावर में नहीं रहेंगे, जनता का रिवोल्ट हो जाएगा, रशिया टूट भी सकता है। यानी इस्लामिक रिपब्लिक जो रशिया के अंदर है वो अलग हो जाएंगी, और कुछ रीजन्स और हैं दूसरे जिसमें रशियन मूल के लोग नहीं है, वो इनसे अलग हो जाएंगे। ये वो रीजन जिन पे रशिया ने अपना कब्जा कर रखा है वो भी अलग। और इनका जो रशिया का इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में, जहाँ पे तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, वो न्यूट्रलाइज खत्म हो जाएगा। ये वहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा पुतिन के न रहने से या रशिया के टूटने के बाद से। ये बातें सच नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई, और वो ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हुआ। अब हालत ये है कि अब जो अमेरिकन और यूरोपियन थिंक टैंक हैं बड़े बड़े, उनका मानना ये है कि ये जंग जो है यूक्रेन जीत नहीं सकता। तो सब फिलहाल ये है कि वो हमेशा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जेलेनिस्की, उनका हमेशा टाइम टू टाइम अमेरिका से और यूरोप से अपील होती है कि उनको पैसा दें, उनको वेपन सिस्टम दें। रशिया के इस वक्त यूक्रेन के अंदर सारा कारोबार ठप हो गया है लगभग, और कोई सी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है जंग के चलते, और तो इसलिए वो पूरी तरीके से निर्भर हो गया है अमेरिका। तो यूरोप अमेरिका को देना पड़ता है। यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन तेजी से बदल रही है। वो ये कहते हैं कि जंग जीती नहीं जा सकती, बातचीत होनी चाहिए और विड्रॉ होना चाहिए। इनकी सपोर्ट जो है वो विड्रॉ होनी चाहिए और बातचीत के माध्यम से कुछ मसले हल होने चाहिए। रशिया भी ऐसा लगता है, रिपोर्ट जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट है कि उसने भी इंडिकेट किया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, मगर साथ में पुतिन ने अपनी शर्तें भी जो लगाई वो लगा रखी हैं। बातचीत गिव एंड टेक जब होगा तो देखा जाएगा, बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाती हैं बातचीत के माध्यम से, जंग से मसले हल नहीं होते। दूसरी चीज ये भी है कि रशिया से जो यूरोप के देश हैं, इनको मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा खतरा रशिया किसी भी यूरोप के देश पे अटैक करेगा, पश्चिमी देशों पे या कुछ इस किस्म। बल्कि रशिया से उनको जो हमेशा खतरा लगता है वो इस बात से लगता है कि रशियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी और रशियन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था अपनी टेक्नोलॉजीज। S-400, S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स वगैरह के बनाने के बाद एकदम से ये लोग चौंके। फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बहुत सी उसने नई डिफेंस सेक्टर में बहुत सी उसने प्रोग्रेस कर ली, सिस्टम्स डेवलप की। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं। उसके अलावा और दूसरी बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो आर्मी के लिए डेवलप की जाती है, मगर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ वो सिविलियन यूज में भी लाई जा सकती है। और अमेरिका बहुत समय से ये कर रहा है कि टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है, फिर बाद में प्राइवेट कंपनीज के हाथ वो को दे दी जाती है, फिर वो उनका मास प्रोडक्शन होता है। अधिकतर चीजें वहां पे, बहुत सी चीजें सब अमेरिकन ने सेना के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं या बड़े बड़े सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से ये टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाती है। ये
इंटरनेट हो या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें या हैंड फ़ोन जो आया सेट मोबाइल फ़ोन्स वाला ये सब पहले आर्मी के लिए बने थे। इसी तरह रशियंस ने भी बहुत सी चीज़ें बना रखी हैं, जो सिविलियन में और इनका कहना ये है कि वो जल्दी ही सिविलियन प्लेन्स भी बनाएँगे, ऑटोमोबाइल्स में भी उन्हीं ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, फार्मास्यूटिकल कम भी बहुत स्पीड से फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी बढ़ रहे हैं। उन्हीं ने जो अपनी वो कोरोना से लड़ने के लिए जो बनाया सब, वो सब बहुत ही वैक्सीन जो बनाई वो बहुत सराहनीय है, बहुत वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन्स मानी जाती है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अब ग्रेट ब्रिटेन का जो जनरल है यूके का लैंसेट उसने ये इस बात को लिखा है। तो इस ये यूरोपियंस को ये लगा कि ये एक मेजर कॉम्पिटिटर से मर्ज हो जाएगा यूरोप के अंदर, जो उन लोग को एक्सेप्टेबल नहीं था, उनके मार्केट पे घात लग रही थी। दूसरी तरफ ये भी है कि जो रशियन टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी सस्ती होती हैं कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप और काफ़ी मजबूत भी होती हैं, उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, उनका स्पेयर पार्ट भी सस्ता होता है। फिर रशियन क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो ये जॉइंट प्रोडक्शन, को-प्रोडक्शन भी बहुत से देशों से कर लेते हैं या दूसरे देशों में जाके असेंबल भी करने पे तैयार हो जाते हैं, ताकि वहाँ की कुछ एम्प्लॉयमेंट भी उन लोगों को मिल जाए। और जैसे कि भारत के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल उन्हीं ने भारत और उन्हीं ने मिलके बनाई और बहुत सी चीज़ों पे हमारा जॉइंट प्रोडक्शन का काम उनके साथ चल। अमेरिका को ये है कि अमेरिका को खतरा इस बात का था कि रशिया दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है। अमेरिकन पॉलिसी ये है कि वो 21st सेंचुरी उन्हीं की सेंचुरी है। अब वो इस सेंचुरी में किसी दूसरी बड़ी पावर को इमर्ज नहीं होने देंगे। तो वो रशिया को नहीं चाहते कि वो, लेकिन रशिया का इस वॉर से एक तरफ तो बहुत लोगों की जानें गई, माल और जान का नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ उसको उसको बहुत से देशों से फ़ायदा भी हुआ, सपोर्ट उसको समर्थन मिला है। जनरली जो ये वॉर है, उसको जिस तरह से खंडन करना चाहिए, बहुत से देशों ने नहीं किया। हालाँकि जंग तो बुरी चीज़ है, बेगुनाह लोग बहुत मरे हैं, यूक्रेन के भी और रशियन के भी सोल्जर्स, यंग लड़के। और लेकिन ये है कि अफ्रीका के बहुत से देश उसके साथ खड़े। उसने यही नहीं बल्कि ब्रिक्स में बहुत से देशों ने और भी जॉइन कर लिया जो रशिया की, अमेरिका की बहुत सी पॉलिसीज़ के विरुद्ध हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं कभी बात करें। तो इस तरीके से उसमें वो नहीं हो रहा। और ये है कि अ रशियन सेक्रेटरी जो जो स्टोलनबर्ग हैं, जो कि नाटो के जनरल हैं, उन्हीं ने सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका मानना ये है कि रशियन विल नॉट एंड द यूक्रेन वॉर। यानी वो ये जो एग्रेशन है वो चलता रहेगा, उनका कहना ये है। और उनका ये भी कहना ये है कि अगर ये एग्रेशन खत्म होता है तो फिर रशियंस अंदर आ जाएँगे यूरोप के दूसरे देशों पे, यानी जो उससे मिले हुए देश हैं उनके ऊपर भी ये बढ़ा सकते हैं। रशिया की जो नीयत है वो दोबारा से सोवियत यूनियन को बनाने की है और सोवियत यूनियन यानी उन देशों को ले लेने की, सोवियत यूनियन तो नहीं बल्कि उन देशों पे अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कब्ज़ा कर लेना, जैसे उसने कुछ छोटे-छोटे देशों पे किया भी है, जो कि उसके विरुद्ध जा रहे थे। तो उनको अपना दोबारा से वर्चस्व बढ़ाने का पूरे क्षेत्र में, ये रशिया के ऊपर बहुत सीरियस एक्यूज़ेशन है और इसको बहुत से लोग मानते भी हैं वहाँ पे, पश्चिमी देशों के अंदर मानते हैं, मीडिया इसके बारे में बराबर लिखता है। फिर दूसरी ये है कि ये भी है कि रशिया रशिया चाहेगा कि जंग खत्म हो जाए। इसलिए कि अगर जंग खत्म होती है तो पीस आती है तो रशिया का डेवलपमेंट बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये कि रशिया अगर जंग में इन्वॉल्व रहेगा इस तरीके से, तो उसका फ़ायदा केवल चाइना को होगा, सबसे ज़्यादा। चाइना एक बड़ी शक्ति के रूप में इकोनॉमिकली तो आ ही चुका है, वो पॉलिटिकल भी गेन कर लेगा, ख़ास तौर से अफ्रीका में और कुछ एशियन देशों के। ये रशिया चाहेगा कि उसका वर्चस्व या उसकी इन्फ्लुएंस जो है इन देशों पे एक ज़माने से है वो बना रहे। ख़ास तौर से इस समय जबकि अमेरिकन और यूरोपियन इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो रहा है पूरे अफ्रीका और बहुत से एशियन देशों में कमी नज़र आ रही है, उस समय वो चाहेगा कि जंग बंद हो ताकि वो एक बड़ा रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स में वेस्ट एशिया में भी उसका नया
काफ़ी हद तक उसने अपनी एंट्री ले ली। आज के इस एपिसोड में हम इतनी ही बात करेंगे और हम जल्दी ही एक नया एपिसोड लेके आएँगे आपके साथ और बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। आपको अगर ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए औरों को भी इसको भेजिए ताकि प्रमोट हो ये आगे भी। आपने समय नि